morning student. Today we will discuss electrode potential. What is electrode potential? The electrical potential difference set up between metal and its solution is known as electrode potential. जैसे कि हमें पता है हम मोस्ट कॉमनली क्या लेते हैं, बीकर. उसमें हमने मेटल रोड डिप कर दिया. मेटल रोड किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोड की तरह. और उसको किस में डिप किया है, उसी के आयन के सॉल्यूशन में. फॉर एग्जांपल ये क्या है, जिंक रोड, और इसी के आयन का सॉल्यूशन यानी कि जिंक सल्फेट मान लो, एक्वस जिंक सल्फेट. तो जो ये मेटल इलेक्ट्रोड है और जो ये इसके आयन का सॉल्यूशन है, इनके बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है. उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल. अगर इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अगर इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है या रिड्यूस होने की है, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल मेटल इलेक्ट्रोड है, वो सॉलिड फॉर्म में है, मेटल सॉलिड फॉर्म में, तो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा. तो ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का केस लेंगे. हाइड्रोजन ये गैसेस फॉर्म में होता है, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम आगे पढ़ेंगे. तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा, 2H पॉजिटिव. ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. इन द सेम वे जिंक सॉलिड इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है. ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सेकेंड है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल. ये क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू गेट रिड्यूस. फॉर एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन है मेटल रोड के कॉन्टैक्ट में, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे. तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि उनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है. इन द सेम वे हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या कॉपर एक्वस सॉल्यूशन से जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो जो हाफ सेल रिएक्शंस हैं वो हमेशा रिडक्शन हाफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखी जाती हैं, और उनकी पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में. हमेशा जब हम EMF कैलकुलेट करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, दोनों ही, एनोड का भी कैथोड का भी. हम आगे एग्जांपल से देखेंगे. जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल का रिवर्स होता है. फॉर एग्जांपल किसी सेल का, हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 0.40 है. तो अगर आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहोगे तो उसके सामने क्या लगा दोगे, नेगेटिव साइन. इन द सेम वे किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.32 है, आपको उसको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो आप नेगेटिव साइन उसके सामने लगा दोगे. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस किस पे डिपेंड करता है, मेटल जो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा है, नेचर ऑफ मेटल, और उसके आयन के ऊपर. टेम्परेचर क्या है जब आप काम करें, ऑपरेटिंग टेम्परेचर. कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इन द सॉल्यूशन, यानी कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या रही है, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा. अब हम करते हैं EMF ऑफ द सेल और सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल. ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई थी तो उसमें हमने इलेक्ट्रोड डाले थे और उनको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया था. तो ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है. इन दो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. जो ये बात हमने डायग्रामेटिकली कही है यही बोल रहा है ये, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, EMF क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. मैंने कहा था कि हाफ सेल को रिडक्शन पोटेंशियल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ किया है. तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, E कैथोड माइनस E एनोड. जब E सेल निकालना है तो आपको हमेशा क्या करना है, E कैथोड माइनस E एनोड. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ER माइनस EL, क्योंकि जब हम सेल रिप्रेजेंट करते थे तो पहले हम क्या लिखते थे, ऑक्सीडेशन हाफ, फिर साल्ट ब्रिज और फिर रिडक्शन हाफ. तो रिडक्शन राइट में लिखा जा रहा है, ऑक्सीडेशन लेफ्ट में. तो इसलिए जब EMF कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं
ई आर माइनस ई एल, यानी कि पहले रिडक्शन वाला हिस्सा फिर ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा। तो आप सिर्फ एक इसको याद रखें, ई नोड सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे या ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है सबसे पहले उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है जहाँ पे, और दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में रिप्रेजेंट करना है। कैथोड वाले को भी रिडक्शन पोटेंशियल में, एनोड वाले को भी रिडक्शन पोटेंशियल में। अब एक एग्जांपल से देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये है क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल विच इन्वॉल्व फॉलोइंग सेल रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, जिंक प्लस 2 Ag पॉजिटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव और 2 सिल्वर। तो सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन और जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब इसके लिए हमें डाटा क्या दिया हुआ है, ये डाटा दिया है ई नोट Zn2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.76। तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। क्या है ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76। दूसरे में क्या दिया है डाटा में, ई नोट Ag 2 Ag पॉजिटिव, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। Ag से क्या हो रहा है, Ag पॉजिटिव, तो ये भी क्या दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज़ 0.80 वोल्ट। अब मैंने क्या बताया, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ई नोट रिडक्शन कैसे हो जाएगा, 0.76 के सामने नेगेटिव साइन लगा देंगे। इन द सेम वे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। अब नेगेटिव साइन इसके सामने ऑलरेडी है, फिर एक और नेगेटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 0.80। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले रिडक्शन वाला हिस्सा लिखेंगे, तो सिल्वर का हुआ है रिडक्शन, यानी कि इसका क्या रिडक्शन पोटेंशियल है, 0.80। फिर ये क्या कह रहा है, माइनस ई एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन। तो हम क्या करेंगे, जिंक की वैल्यू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल -0.6। तो हमने क्या किया था, 0.80 माइनस, और एक माइनस पहले से है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1.56। तो हमने क्या किया है, पहले रिडक्शन में लेके आए हैं दोनों ही चीज़ों को, और फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दिया है। मान लो ऐसा होता कि एक का आपको ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया होता, ई नोड Zn2 पॉजिटिव Zn इज इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट। ये ऑलरेडी क्या है, रिडक्शन है, यानी कि 2 पॉजिटिव से जिंक में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसको एज सच यूज़ करेंगे। और मान लें ये ऐसे दिया हुआ है Ag से Ag2 पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है दोनों। अगर एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है एक रिडक्शन में, तो जो ऑक्सीडेशन वाला है उसको रिडक्शन में चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आपको दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिए हैं तो उनको दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लेंगे। फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि जो रिडक्शन वाला हिस्सा है माइनस ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा। अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। पहले हम वोल्टामीटर से मेजर करते थे ईएमएफ को, पर उसकी कुछ ड्रॉबैक रही, क्योंकि जो सेल हम कनेक्ट करते हैं वोल्टामीटर में वो खुद कंज्यूम कर लेता है कुछ ईएमएफ का हिस्सा, जो जिस सेल का ईएमएफ हमें मेजर करना है। ऊपर से सेल का कुछ रेजिस्टेंस भी रहेगा, करंट फ्लो होगा, तो उसको ओवर करने के लिए भी, कुछ ओवरकम करने के लिए भी कुछ ईएमएफ यूज़ हो जाती है। तो वोल्टामीटर एक इफेक्टिव मेथड नहीं रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं ईएमएफ को मेज़र करने के लिए, पोटेंशियोमीट्रिक मेथड। ये मेथड किस प्रिंसिपल पे है, पॉइसनग्रॉफ कंपनसेशन प्रिंसिपल। इसमें हम क्या लेते हैं, इस तरह का सेटअप होता है। सबसे पहले एक सेल होती है सी, वो किससे कनेक्ट होती है, ये एक सेल है एस, स्टैंडर्ड सेल। इसका ईएमएफ हमें ऑलरेडी पहले से पता है, कैलकुलेटेड फॉर्म है। ये सेल है एक्स, ये एक्स सेल का हमें कैलकुलेट करना है कि ईएमएफ क्या है। अब ये सेल एक्स और एस पॉइंट ए के थ्रू सी से कनेक्टेड है। ये ए भी क्या है, एक वायर है जिसका थिकनेस स्मूथ है, रेजिस्टेंस भी हाई है। ये जी है गैल्वेनोमीटर। ये जो जी है
ये X से भी कनेक्टेड है, S से भी कनेक्टेड है, लेकिन किसके थ्रू? कीज़ के थ्रू। ये की स्मॉल a क्या है? एक की है। स्मॉल b एक दूसरी की है। a जो की है वो S को G से जोड़ती है, और जो b जो की है वो X को G से जोड़ती है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इस AB वायर पे स्लाइड कर सकता है इस लेंथ के अलोंग। तो एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो S सेल है जिसका EMF हमें पता है, ये जो की A है इसको पुट कर देंगे, तो ये जो सेल S है ये G से कनेक्टेड हो जाएगा। अब G में डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा ये G। तो हम क्या करेंगे, इस एंड को इस वायर के ऊपर स्लाइड कराएंगे, स्लाइड करते रहेंगे। जब जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नल हो जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, कोई करंट नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे, उसको वहाँ रोक देंगे। मान लो ये पॉइंट x1 है, जब हमने सेल S को G के साथ कनेक्ट किया तो ये पॉइंट x1 आ गया, जहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है नल डिफ्लेक्शन शो करता है। फिर हम क्या करेंगे कि A को रिमूव कर देंगे, फिर हम B जो की है आपकी उसको पुट करेंगे, और फिर से अब मान लो ये पॉइंट X पे था, लेकिन इसका तो EMF S से अलग है, तो G क्या है, फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर हमें क्या करना है, फिर से इसको स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने पे देखेंगे कि कब G में क्या डिफ्लेक्शन 0 है। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट x2 आ गया, जहाँ पे x का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, G में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तो x का EMF हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, EMF ऑफ x डिवाइडेड बाई EMF ऑफ S इज इक्वल टू EX अपॉन ES। ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस AX2। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से पॉइंट A से x2, जब हमने x सेल डाली थी तो क्या हुआ था, A से x2 पे आए थे, और जब हमने S सेल डाली थी की A के थ्रू तब x1 हुआ था हमारा पॉइंट। तो हमें यहाँ क्या करना है, x के कोरस्पॉन्डिंग AX2 डिस्टेंस यूज़ करेंगे और S के कोरस्पॉन्डिंग AX1 डिस्टेंस यूज़ करेंगे। अब S का EMF हमें पता है, तो क्या होगा, ये x इधर चला जाएगा, S का जो EMF है, फिर हमें EMF मिल जाएगा x का पोटेंशियोमीटर मेथड के थ्रू। अब हम करेंगे स्टैंडर्ड सेल। अब ये जो मेथड हमने यूज़ किया था इसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे, S स्टैंडर्ड सेल, जिसका EMF हमें पता है। तो कौन सी सेल स्टैंडर्ड सेल की तरह बिहेव कर सकती हैं ताकि हम इस मेथड में यूज़ कर सकें और हमारे रिजल्ट एक्यूरेट आएँ। तो एक स्टैंडर्ड सेल को फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। उसका EMF क्या है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, और वो EMF क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। दूसरा क्या है, उस सेल का टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होना चाहिए, तभी हम उसको स्टैंडर्ड सेल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन सेल है जिसको हम स्टैंडर्ड सेल की तरह यूज़ करते हैं वो है वेस्टर्न सेल। इस सेल को हम स्टैंडर्ड सेल की तरह यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, कैडमियम अमलगम, यानी कि कैडमियम मरकरी से मिलके हम अमलगम बनाते हैं। उसके ऊपर ये कैडमियम सल्फेट के ऑक्टाहाइड्रेट के क्रिस्टल्स हैं, उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। इधर क्या है, मरकरी, उसके ऊपर क्या है, मर्क्यूरस सल्फेट का पेस्ट है, और फिर ये क्रिस्टल है। तो देखिए ये क्रिस्टल्स क्यों लगाए गए हैं, ताकि जो ये सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फेट, जब हम इसको एज इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड सेल की तरह यूज़ करें तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें ये ज़्यादा टाइम तक सैचुरेट रहे। अगर कोई आयंस की कमी आ जाती है तो ये इसको पूरा करते रहें। तो सैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लंबे टाइम तक कैडमियम सल्फेट के सैचुरेशन के लिए ये क्रिस्टल्स। अब ये कैडमियम अमलगम, तो ये जो कैडमियम अमलगम है किस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कैडमियम सल्फेट सॉल्यूशन में। ये एक एच शेप ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, और इसके नीचे क्या है, प्लेटिनम वायर कनेक्ट है। प्लेटिनम वायर का क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए। दूसरी साइड क्या है, मरकरी, और उसके ऊपर सल्फेट है मर्क्यूरस सल्फेट Hg2SO4, और उसके ऊपर आपने क्रिस्टल्स लगा दिए, और ये सारा सिस्टम भी क्या है, कैडमियम सल्फेट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है। ये सारा सिस्टम भी क्या है, कैडमियम सल्फेट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये एनोड की तरह काम करेगा, जो कैडमियम वाला हिस्सा है ये एनोड की तरह काम करता है, मरकरी वाला हिस्सा कैथोड की तरह काम करता है। जो मॉडर्न की बुक है उसमें लिखने में रिवर्स लिखा हुआ है कि ये कैथोड की तरह काम करेगा, ये एनोड की तरह, लेकिन कैडमियम वाला हिस्सा
एनोड की तरह काम करेगा, मरकरी वाला हिस्सा कैथोड की तरह काम करेगा। वैसे इसमें दिखाया भी गया है नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड। एनोड नेगेटिव एंड होता है, कैथोड पॉजिटिव एंड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर। अब हम इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं। देखिए एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, कैडमियम, मैंने बताया था कैडमियम वाला हिस्सा क्या है, एनोड है। और वो किसके कॉन्टैक्ट में है, कैडमियम जो अमलगम है वो किसके कॉन्टैक्ट में, कैडमियम सल्फेट सॉल्यूशन के, तो सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे कैडमियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे कैडमियम सल्फेट बन गया, तो कैडमियम जीरो से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ये दूसरे वाला हिस्सा जो मैंने कहा था मरकरी वाला हिस्सा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। तो जो मर्क्यूरस सल्फेट है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फेट में। तो ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। तो यहाँ से कैडमियम मर्क्यूरस सल्फेट, यहाँ से कैडमियम सल्फेट और मरकरी, सल्फेट से सल्फेट आयन और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो आपको याद रखना है कैडमियम का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियसली वो कैडमियम 2 पॉजिटिव में जाएगा, और कैडमियम 2 पॉजिटिव में जाएगा तो उसके कॉन्टैक्ट में क्या है, कैडमियम सल्फेट, यानी कि कैडमियम सल्फेट बन रहा है। और जो मर्क्यूरी वाला हिस्सा वो एनोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा। मर्क्यूरस सल्फेट का क्या होगा, मरकरी बनेगा और सल्फेट आयन सॉल्यूशन में चले जाएंगे, जैसे ये है। याद रखना ये क्या है, कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो मर्क्यूरस सल्फेट किस में कन्वर्ट होगा, मरकरी में। रिएक्शन में आपको पहले से पता चल जाएगा कि इससे ये हिस्सा बनना है मर्क्यूरी, और ऊपर सल्फेट रिलीज हो जाएगा। और कैडमियम किसके कॉन्टैक्ट में है, कैडमियम सल्फेट के कॉन्टैक्ट में, और ये भी कैडमियम सल्फेट के। तो कैडमियम से क्या बनेगा, कैडमियम सल्फेट बनेगा। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान से रिएक्शन सेल को ही बनाएंगे तो भी आपको रिएक्शंस पता चल जाएंगे कि जो कैडमियम है वो कैडमियम सल्फेट में कन्वर्ट होगा, और जो मर्क्यूरस सल्फेट है वो मरकरी में कन्वर्ट होगा। इसके नीचे मरकरी ही है। अब हम करेंगे रिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल क्या होती है, वो सेल जो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में करंट बेचती है, यानी कि उसमें रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, यानी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। अगर थोड़ा सा भी अपोजिंग फोर्स आपने बदल दिया तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगती है, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहेगी हमेशा। तो एक रिवर्सिबल सेल क्या होती है, ए सेल इज सेड टू बी रिवर्सिबल व्हेन इट इज सेंडिंग आउट इनफाइनाइटली स्मॉल करंट सो दैट सेल रिएक्शन ऑलवेज रिमेन वर्चुअली इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो जो सेल 3 कंडीशन फुलफिल कर देगी वो रिवर्सिबल सेल की तरह बिहेव करेगी। फॉर एग्जाम्पल E1 एक आपका सेल है जिसका EMF क्या है, E1। अब आपने क्या किया है, एक दूसरी सेल इसके अपोजिट में प्लेस कर दी है, E2 सेल, एक्सटर्नल सेल आपने प्लेस कर दी है। जब E1 का EMF और E2 का EMF इक्वल होगा, और वो आपने एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगाए हैं, दोनों इक्वल होंगे, तो सेल के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई करंट नहीं फ्लो होगा। फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी कि जब E1 और E2, E1 क्या है, अंडर कंसिडरेशन सेल, E2 क्या है, एक्सटर्नल अपोजिंग EMF है, दोनों इक्वल होंगे तो कोई करंट नहीं होगा। ये सिचुएशन किसको शो करता है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है मतलब कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है मतलब कोई रिएक्शन नहीं है। दूसरा सिचुएशन क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, अगर जो आपकी सेल अंडर कंसिडरेशन है उसका EMF ज़्यादा है और जो अपोजिंग वाली EMF है उसका EMF क्या है, कम है, इसका ज़्यादा है, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। किसके, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में, तो ये वाला हिस्सा एरो ज़्यादा है तो ये इधर डिफ्लेक्शन शो करेगा कि करंट इधर बह रहा है, इससे कम। और रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी जो रिएक्शन होती है, क्योंकि जो हमारी सेल अंडर कंसिडरेशन है उसी का तो EMF ज़्यादा है, वही रिएक्शन होगी, करंट स्मॉल जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। लेकिन अगर जो आपका अपोजिंग EMF है E2 वो ज़्यादा है अंडर कंसिडरेशन वाली सेल से, तो क्या होगा, अब ये हमारा अंडर कंसिडरेशन इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका अपोजिंग वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नीट्यूड इस वाले का ज़्यादा है, तो जो करंट है वो इधर की तरफ शो करेगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एनोड कैथोड में बदल जाएगा और कैथोड एनोड में बदल जाएगा, रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। एग्जांपल से देखेंगे हम, जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं वो सारी रिवर्सिबल सेल होती हैं। ये मान लो ये है, हमने
रिप्रेजेंट कर दिया, जिंक से जिंक सल्फेट, कॉपर से कॉपर सल्फेट। ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ, हमें पता है, प्रेजेंटेशन हम पहले कर चुके हैं। तो क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो गया रिडक्शन। ये नॉर्मल है इस सिचुएशन में, ठीक है। और जब दोनों अपोजिंग ईएमएफ इक्वल है तो ये रिएक्शन ही बंद हो जाएगी। अब थर्ड केस क्या है, जब अपोजिंग वाली ज़्यादा होगी तो रिएक्शन कैसे होगी, ऐसे, यानी कि जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक बनेगा और कॉपर से कॉपर 2 बनेगा। यानी कि पहले क्या हो रहा था, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। जब आपने अपोजिंग ईएमएफ को बढ़ा दिया तो अब कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और जिंक का रिडक्शन। जो एनोड है वो कैथोड में बदल जाएगा, कैथोड है एनोड में बदल जाएगा और डायरेक्शन करंट की चेंज हो जाएगी। ये देखो, ये इसमें चेंज हो गई है, पहले मैंने ऐसे शो किया है यहाँ पे और फिर बाद में ऐसे शो किया है। अब है इरिवर्सिबल सेल। इरिवर्सिबल सेल क्या होगी, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को अगर फॉलो नहीं करेगी कोई भी सेल, तो वो क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल सेल हो जाएगी ऑब्वियसली। तो इसका एग्जांपल क्या है, जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर, यानी कि क्या है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है और ये किसके कॉन्टैक्ट में है, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड है। इस तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो पहले क्या होगा, एनोड के ऊपर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव। मान लो ये जो जिंक वाला हिस्सा है, ये जिंक वाला हिस्सा है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा जिंक से। और उधर क्या है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पे जो 2H पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस, यानी कि सिल्वर के इलेक्ट्रोड के ऊपर H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। ये सेल है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, एनोड की तरफ बिहेव करेगा जिंक इलेक्ट्रोड, और कैथोड पे क्या होगा, सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड होगा वहाँ पे H2 गैस इवॉल्व होगी। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो मान लो अगर आपकी अपोजिंग ईएमएफ ज़्यादा होगी तो क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन जो है उसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन और जिंक का होना चाहिए रिडक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ और हो जाता है उसमें। होता क्या है, जब E2 ज़्यादा होगी E1 से तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यानी कि एनोड के ऊपर किसका होगा, सिल्वर का ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे H2 गैस इवॉल्व होगी। मतलब क्या है कि आपका जो एनोड था जहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, अब क्या होगी, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और ऑक्सीडेशन होगा सिल्वर का। कैथोड एनोड में बदल गया है, एनोड कैथोड में बदल गया है, लेकिन रिएक्शन भी बदल गई है। पहले जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था और अब सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिवर्सिबल नहीं है रिएक्शन। रिवर्सिबल क्या होती है, जिंक का ही रिडक्शन होता और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता। इसमें तो कोई रिएक्शन और ही हो गई, यानी कि इसने कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल सेल है। अब हम करेंगे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, मेटल डिप होती है अपने आयन के सोल्यूशन में, जैसे मैंने बताया था जिंक रोड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर देंगे। तो फर्स्ट है मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ये सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें क्या है, मेटल रोड को हम उसी के सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में डिप कर देते हैं और फिर वो एक इलेक्ट्रोड बन जाता है, हाफ सेल बन जाता है। जैसे जिंक रोड को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट सेल में। अब ये सिर्फ हाफ सेल है। अब डिपेंड करेगा हमारा हाफ एनोड की तरह बिहेव करेगा या कैथोड की तरह, किस पे डिपेंड करेगा। आप जब दूसरी हाफ सेल लेकर आएंगे, दूसरी हाफ सेल इसके कॉन्टैक्ट में आएगी, तब पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा या एनोड की तरह बिहेव करेगा। अगर ये जिंक आयन वाला इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ बिहेव करेगा तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, Zn 2 पॉजिटिव आयन्स बन जाएंगे। और कैथोड की तरफ बिहेव करेगा तो जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो जिंक रोड है ये अपने ही आयन के साथ रिवर्सिबल में है। रिवर्सिबल में है किसके साथ, जिंक आयन के साथ। दूसरा टाइप है जिंक अमाल्गम मेटल आयन इलेक्ट्रोड। कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, सेम वही है। यहाँ पे हम मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, मेटल का अमलगम लेंगे मरकरी के साथ। इलेक्ट्रोड की जगह पे यहाँ पे अमलगम आ जाएगा, मेटल और अमलगम का इलेक्ट्रोड होगा। उसकी ज़रूरत किस लिए हमें, जो एल्कली मेटल्स होती हैं, एल्कली मेटल को इन्हीं के एक्वस सॉल्यूशन के जब कांटेक्ट में रखे हैं तो एल्कली मेटल वाटर से अटैक हो जाती हैं, वो वाटर से अफेक्ट होती है, उनकी रिएक्शन वाटर के साथ शुरू हो जाती है।
तो उसको सेफ रखने के लिए, मेटल इलेक्ट्रोड को सेफ रखने के लिए हम मेटल अमलगम का यूज़ करते हैं। और फिर जब हम अमलगम यूज़ करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो भी फास्ट एक्वायर होता है। तो इसकी सिर्फ ये एडवांटेज है। अब हम करते हैं गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक एक्टिव गैस को पास कराते हैं किसके ऊपर से, मेटल फॉइल के ऊपर से, और वो मेटल फॉइल डिप होती है एक सोल्यूशन में, उसी के आयन के सोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ये देखिए, ये क्या है, एक प्लेटिनम वायर और ये प्लेटिनम फॉइल है, इसके ऊपर प्लेटिनम का ही पाउडर है। ये किस लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। ऊपर से हम क्या करेंगे, H2 गैस पास करेंगे, कितने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और ये जो प्लेटिनम वायर है किसके कॉन्टैक्ट में है, ये सॉल्यूशन है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो गैस पास करेंगे किसके ऊपर से, प्लेटिनम वायर के ऊपर से, और वो वायर किसके सॉल्यूशन में है, जो गैस है उसी के आयन के सॉल्यूशन में, यानी कि H2 गैस है तो उसी के आयन H पॉजिटिव Cl नेगेटिव HCl। और कौन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंडीशन, ये स्टैंडर्ड मतलब 1 बार प्रेशर, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 298 केल्विन टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर प्लेटिनम वायर है, एक ग्लास ट्यूब, उसके अंदर क्या है आपका प्लेटिनम वायर, ऊपर से आपने क्या पास कर दिया है, हाइड्रोजन गैस, और वो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है। अब ये क्या है, सिर्फ हाफ सेल है। अगर आप इसको दूसरी हाफ सेल से कनेक्ट करोगे तो डिपेंड करेगा ये एनोड की तरह बिहेव करे या कैथोड की तरह बिहेव करे। तो एनोड और कैथोड के रिएक्शंस देख लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा तो जो आपने H2 गैस पास करी है वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा, जो HCl का सॉल्यूशन है उसके अंदर चला जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर ये कैथोड की तरह यूज़ करेगा तो जो एक्वस सॉल्यूशन है, जो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, उसके H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा। अब हम करेंगे मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। इसका एग्जांपल है, सबसे कॉमन एग्जांपल कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड देख लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना, इसने क्या कहा है, मेटल, यानी कि यहाँ पे मेटल क्या हो गई, कैलोमल में मरकरी। फिर क्या है, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट, यानी कि ये जो मेटल है इसका ही सोल्ट। और ये सोल्ट क्या है, इनसोल्यूबल है या स्पैरिंगली सोल्यूबल है, बहुत कम सोल्यूबल है। यानी कि आपने लिक्विड फॉर्म में मरकरी ले लिया, इसके ऊपर आपने पेस्ट बना दिया मर्क्यूरस क्लोराइड का, उसी मेटल का सोल्ट। फिर क्या कह रहे हैं, सोल्ट एनायन। तो ये जो सोल्ट है उसमें एनायन क्या है, क्लोराइड, सोल्ट एनायन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लेना है उसी का, एक ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसमें सोल्ट का एनायन हो। तो क्या कनेक्शन है, मेटल का इनसोल्यूबल सोल्ट और उस सोल्ट में जो एनायन है उसी का सॉल्यूशन, यानी कि KCl का सॉल्यूशन। और प्लेटिनम वायर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए KCl सॉल्यूशन को हम कहाँ से भरेंगे, यहाँ से डिप करके भरेंगे। तो अब कैलोमल इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीडेशन हाफ की तरह बिहेव करेगा या रिडक्शन हाफ की तरह। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन भी यहीं पे प्रेजेंट है, सारा कुछ यहीं पे है। अब हम देखेंगे रिएक्शन। ऑक्सीडेशन पे क्या होगा, मरकरी लिक्विड फॉर्म में क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, मर्क्यूरस क्लोराइड बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, यानी कि मरकरी यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे Hg2 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। पर मरकरी एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, वैसे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ की तरह बिहेव करेगा, तो ये रिएक्शन होगी। रिडक्शन हाफ की तरह बिहेव करेगा तो मर्क्यूरस क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन लेके मरकरी और क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ की तरह बिहेव करेगा तो मरकरी चेंज होके ये बन जाएगा। अगर ये रिडक्शन हाफ की तरह बिहेव करेगा तो ये वाला हिस्सा चेंज होके ये बन जाएगा और ये वाले आयन बनेंगे क्लोराइड आयन। तो ये क्या, अपने क्लोराइड आयन के साथ
रिवर्सिबल में है, जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो क्लोराइड आयन के साथ रिवर्सिबल में है। तो रिएक्शंस को याद करना डिफिकल्ट नहीं है। मरकरी से ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसी के ऊपर वाला मर्क्यूरियस क्लोराइड बनेगा। अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो वो मर्क्यूरियस क्लोराइड नीचे वाला मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडोक्स इलेक्ट्रोड। इनमें क्या होता है, सेम प्लेटिनम वायर और ऐसे सॉल्यूशन में डिप्ट होती हैं जहाँ पे दो सोल्ट होते हैं, सोल्ट सेम मेटल का, एक में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होता है मेटल का, दूसरे सोल्ट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होती है कि मेटल की टेंडेंसी है एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की। जैसे कि आपका फेरिक आयन है, फेरस आयन में कन्वर्ट हो सकता है, जो स्टेनिक आयन है वो स्टेनस आयन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोड होंगे उनको बोलते हैं हम रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक सोल्ट का एग्जांपल है। कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि रेडॉक्स इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करते हैं। उसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है क्विन हाइड्रोन और क्विनोन हाइड्रोक्विनोन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, यह क्विनोन का फार्मूला, क्या है, ये रिंग है, इसमें 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, ये है क्विनोन। ये क्या करती है, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसका रिडक्शन होता है, हाइड्रोक्विनोन बनाता है। हाइड्रोक्विनोन का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन रिंग। ये रिंग कंप्लीट हो गई है, OH और OH। तो ये ऑक्सीडेशन में इस तरह से, रिडक्शन में इस तरह से, सॉरी ये रिडक्शन है, ऊपर वाला रिडक्शन है, नीचे वाला ऑक्सीडेशन होगा। तो कैथोड एनोड पे इस तरह से रिएक्शंस होंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है, नीचे क्विन हाइड्रोन और ये सॉल्यूशन है H पॉजिटिव आयन, क्योंकि हमने रिएक्शन में क्या यूज़ किया, H पॉजिटिव आयन, तो ऐसा ही सॉल्यूशन लेना है जिसमें H पॉजिटिव आयन, इनमें भी तो H पॉजिटिव आयन का यूज़ हो रहा है। और प्लेटिनम वायर किस लिए है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। अब क्विन हाइड्रोन का क्या फॉर्मूला होता है, क्विन हाइड्रोन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है क्विन हाइड्रोन का, ये डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, यानी कि ये क्विनोन है। दूसरा आपका क्या है, हाइड्रोक्विनोन, इसमें ऑक्सीजन। अब ये जो हाइड्रोजन है जो इससे बॉन्डेड है, ये इससे भी बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएगी, ये इससे बॉन्डेड, इससे भी। तो ये है क्विन हाइड्रोन का पूरा स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो क्विन हाइड्रोन में क्या है, इक्विमोलर क्विनोन है और इक्विमोलर हाइड्रोक्विनोन है। तो जब ये H पॉजिटिव आयन के कॉन्टैक्ट में होगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो जो क्विनोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्विनोन में, और एनोड की तरह बिहेव करेगा तो हाइड्रोक्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्विनोन में। तो ये हमारे रिवर्सिबल सेल्स है। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।